बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का एक छोटा सा टॉपिक और साथ में क्विक चेक देखेंगे। पांचवें चैप्टर का टॉपिक है हमारे पास विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, बड़ा ब्रीफ सा टॉपिक होगा, किन चीजों पर डिपेंड करता है, इस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर हमारे पास इसके क्विक चेक में से क्वेश्चन आ सकता है कि इनको अरेंज करें, इसकी विस्कोसिटी या फिर प्रीवियस जो टॉपिक है सरफेस टेंशन उससे रिलेटेड क्विक चेक हम साथ में देखेंगे। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपनी क्लास के दोस्तों तक जरूर शेयर किया करें। ठीक है, तो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड से क्या मुराद है? विस्कस, विस्कस का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? अगर हम सादा जुबान में ना एक आम आदमी को समझाना हो तो इसका मतलब होता है गाढ़ापन, कि कोई लिक्विड कितना गाढ़ा है। जैसे दूध में पानी हम ज्यादा डाल देना तो हम कहें ये गाढ़ा नहीं है, दूध बिल्कुल भी खालिश नहीं था, ठीक है, पतला दूध, हम अपने लफ्जों में पतला और गाढ़ा कहते हैं। ठीक है, तो विस्कोसिटी बेसिकली गाढ़ापन होती है। मैयर ऑफ विस्कोसिटी क्या चीज है? कई तरीके से इसको आप डिफाइन कर सकते हैं, एक दो तीन। लिक्विड रेजिस्टेंस टू फ्लो, के एक लिक्विड फ्लो करने में कितनी रेजिस्टेंस शो करता है। मतलब बहने के लिए लिक्विड को जैसे हम गिराते हैं किसी भी सरफेस के ऊपर, तो वो फ्लो करने में जितनी रेजिस्टेंस शो करेगा उसको हम कहते हैं उसकी विस्कोसिटी। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक डिश के अंदर हमसे सुबह चाय गिर जाए तो चाय अगर इतनी पूरा एक कप गिरे तो फौरन से पूरी डिश के अंदर फैल जाएगा, जबकि अगर एक कप पूरा हम शायद खुद भी गिराए ना, एक तो पूरा वो कप में से ही बाहर नहीं आएगा, वो उसके साथ चिपका रहेगा। ठीक है, और दूसरा वो आ भी जाएगा तो वो आहिस्ता आहिस्ता से फैलेगा, फिर भी पूरी डिश अगर इतनी बड़ी है तो एक कप उसके अंदर स्प्रेड नहीं होगा। यानी कि हनी जो है वो रेजिस्ट ज्यादा कर रहा है फ्लो करने में, मतलब बहने में हनी ज्यादा रेजिस्टेंस शो कर रहा है, इसका मतलब हनी की रेजिस्टेंस विस्कोसिटी क्या है? ज्यादा है। ठीक है, तो फिर हम कह सकते हैं दूसरे नंबर पे कि थिकनेस, गाढ़ापन, या फिर स्टिकीनेस के कितना वो हमारे स्किन के साथ या किसी बर्तन के साथ किसी बीकर के साथ वो कितना चिपकता है, इसको भी कहते हैं उसकी विस्कोसिटी। ठीक है, अब हनी है ना, तो वही बार बार सेम एग्जांपल आपको देनी पड़ेगी। अगर ग्लास में पानी हो, हम उसको ऐसे करें तो फौरन से सारा ग्लास खाली हो जाएगा, कुछ थोड़े बहुत ड्रॉपलेट ग्लास के अंदर लगे रह जाएंगे, वो भी आप ऐसे करेंगे तो सारे गिर जाएंगे। ठीक है, जबकि हनी है ना, ग्लास फिल है, आप ऐसे करेंगे तो वो बड़ी आराम से एक लेयर बना के गिरेगा, एंड तक भी वो ग्लास पूरे के अंदर क्या लगेगा? स्टिक लगेगा। ठीक है, इसको कहते हैं विस्कोसिटी के थिकनेस, कि वो कितना मोटा है, गाढ़ा है, या फिर स्टिकीनेस के वो उसके अंदर कितने चिपकने की सलाहियत है, इसको भी क्या कहते हैं? विस्कोसिटी। ठीक है, या फिर ब्रॉडर टर्म, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रेजेंट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड। जब भी कोई लिक्विड या फ्लूइड बहता है ना, तो उसकी मुख्तलिफ लेयर्स होती है, एक लेयर दूसरी लेयर को फ्लो करने में कितनी रेजिस्टेंस ऑफर करेगी। जैसे अब ये मेरा हाथ है ना, एक हाथ दूसरे हाथ पे जब स्लाइड हो रहा है तो नीचे वाले के से फ्रिक्शन है, इसी तरह मुख्तलिफ लेयर देखे, पानी जब बह रहा है ना, एक लेयर उसके ऊपर से फिर वो ऐसे 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 करके बहता रहता है, तो एक लेयर दूसरी लेयर को कितना फ्रिक्शन शो करेगी बहने में, इसको हम कहते हैं विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, ये तो होगी स्टूडेंट्स विस्कोसिटी, मैथमेटिकली इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब ये डिपेंड किस पे करती है? टेम्परेचर पे। बेसिकली तो पहले जो सेकंड नंबर वाला इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होना चाहिए, लेकिन चले टेम्परेचर पे, कि टेम्परेचर का विस्कोसिटी पे क्या इफेक्ट होगा। देखिए, टेम्परेचर जब भी हम बढ़ाते हैं ना, केमिस्ट्री में आपने फौरन चला जाना है काइनेटिक एनर्जी पे। बेसिकली ज्यादातर तो फिजिक्स में जब भी हम गैसेस की बात करें तो टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, लेकिन लिक्विड्स के अंदर भी उसके मॉलिक्यूल्स की जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मोशन बढ़ जाएगी। मोशन बढ़ेगी, इसका मतलब है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे ओवरकम करेंगे, यानी कि वो एक दूसरे के साथ जुड़े नहीं रहेंगे, वो फ्लो करेंगे। जब वो फ्लो करेंगे तो उनकी विस्कोसिटी क्या होगी? कम। देखिए ना, विस्कोसिटी क्या मतलब? एक लेयर दूसरी लेयर को स्लाइड नहीं होने दे रही, लेकिन उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि नीचे वाली लेयर की ऊपर वाली लेयर के दरमियान फोर्सेस ही नहीं रहती, तो वो बड़ी आसानी से उसके ऊपर से स्लाइड करेगी, तो उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, लेकिन टेम्परेचर फिर हम कहेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। अगर विस्कोस टेम्परेचर ज्यादा है तो विस्कोसिटी कम, तो ठंडे लिक्विड की विस्कोसिटी ज्यादा होगी, गर्म लिक्विड की विस्कोसिटी कम होगी। ठीक है,
फिर देखें स्टूडेंट्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये तो फिर यही हमारा बेसिक कंसर्न है कि अगर तो लिक्विड की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो उसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, अगर उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक है तो उसकी विस्कोसिटी क्या है, कम। देखे ना, इंटरमॉलिक ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ऐसे। ये एक मॉलिक्यूल, ये इसी तरह का दूसरा मॉलिक्यूल, अगर तो इनके इंटरनल जो रेजिस्ट फोर्सेस स्ट्रांग है, इसकी और इसकी मुख्तलिफ फोर्सेस अगर स्ट्रांग है तो एक लेयर दूसरी लेयर को फ्लो नहीं करने देगी, ठीक है। और यही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जब स्ट्रांग होंगी तो जब वो फ्लो नहीं करेगा तो हम कहेंगे विस्कोसिटी ज्यादा है, अगर फ्लो करेगा तो हम कहेंगे विस्कोसिटी कम है। तो बेसिकली इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रांग होने से फ्रिक्शन बढ़ती है, फ्लो करने में तो हम कहेंगे विस्कोसिटी बढ़ती है, ठीक है। अब देखिए ना, टेम्परेचर बढ़ाने से ये फोर्सेस खत्म हो जाती हैं। जब ये फोर्सेस खत्म हो जाएंगी, ये ग्रीन वाली, तो एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर बड़ी आसानी से क्या करेगी, स्लाइड करेगी, तो विस्कोसिटी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, कम हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं क्विक चेक इसके साथ। क्विक चेक है, आई थिंक ये 5.4, लेट मी कंफर्म ये कौन सा है जी स्टूडेंट्स, 5.4 ही है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन, पहला ए, ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सरफेस टेंशन, के नीचे दिए गए लिक्विड्स को सरफेस टेंशन के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें। अब बेसिकली हमसे प्रीवियस टॉपिक है कि अगर हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हो तो सरफेस टेंशन क्या होती है, ज्यादा। तो आपने यहाँ पे एक लाइन लिखनी है, एंड पे शुरू में लिखनी है ये वाला लाइन, सरफेस टेंशन डिपेंड्स अपॉन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये आईएमएफ वो वाला आईएमएफ नहीं जिसे पाकिस्तान कर्जे लेता है, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड होता है, आई थिंक मॉनिटरी। तो खैर ये आईएमएफ है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सरफेस टेंशन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे डिपेंड करती है, जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होगी सरफेस टेंशन उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। अब देखिए हमारे पास तीन मॉलिक्यूल है, एक ये एसीटोन जिसके अंदर ये एसीटोन बना हुआ है, दो मिथाइल, इधर भी मिथाइल के दरमियान में कार्बोनाइल कार्बन सी डबल बॉन्ड ओ। अब ये क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव, और ये होता है पार्शियल पॉजिटिव, तो ये पोलर बॉन्ड, पोलर मॉलिक्यूल है, क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है। जबकि उसके बाद एथेनॉल दिया हुआ है, ये मैंने एथेनॉल बनाया है, इसके अंदर एंड पे OH होता है, क्या होता है, OH होता है। और फिर एक उसने दिया मिथॉक्सी मीथेन, ठीक है, ये ईथर होता है। इसको आप ऐसे बना सकते हैं, एक मिथाइल CH3, ठीक है। बेसिकली क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है, इसको एंड वाले को आप ऐसे लिखे तो ये ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। अब ये नॉन पोलर है, बेशक इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव है, लेकिन इसके अपोजिट साइड पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, इधर पार्शियल पॉजिटिव। इसका डाइपोल मूवमेंट बेसिकली होता है नेगेटिव से पॉजिटिव, आई थिंक नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी कि ये डाइपोल मूवमेंट इस डाइपोल मूवमेंट को क्या कर रहा है, कैंसल। तो नेट क्या है, डाइपोल मूवमेंट जीरो, तो ये नॉन पोलर है, ये क्या है, नॉन पोलर है। देखिए ना, एक फोर्स इस तरफ को और एक फोर्स इस तरफ को, ठीक है। तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, जीरो होता है। और डाइपोल मोमेंट आई थिंक नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, तो ये वाला डाइपोल मोमेंट इस डाइपोल मोमेंट को क्या कर रहा है, कैंसल, तो ये नॉन पोलर है, ठीक है। अब नॉन पोलर के दरमियान में बड़ी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं, जिसको हम कहते हैं लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज या इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेज। इसलिए इसकी जो सरफेस टेंशन है वो सबसे क्या होगी, कम होगी। इसके बाद एसीटोन, क्योंकि ये पोलर है तो इसके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, परमानेंट डाइपोल फोर्सेस होंगी। अच्छा, ये ना परमानेंट डाइपोल इसी बुक के अंदर आया, अदरवाइज डाइपोल फोर्सेस इसका नाम होता था, ठीक है। तो ये डाइपोल फोर्सेस क्योंकि इंस्टेंटेनियस डाइपोल से स्ट्रॉन्गर होती है, इसलिए इसकी सरफेस टेंशन इससे क्या है, ज्यादा है, तो वो मैंने सेकंड नंबर पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा। थर्ड नंबर पे एथेनॉल, एथेनॉल के अंदर एंड पे OH है, इसी तरह दूसरा जो एथेनॉल होगा CH3 CH2OH। अब इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के दरमियान क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एथेनॉल में स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है, जो क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से इसकी सरफेस टेंशन सबसे क्या होती है, ज्यादा होती है। ये हमने साथ उसकी क्या लिख दी, रीजन लिख दी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं बी। देखिए स्टूडेंट्स, व्हाई डू यू थिंक CCl टेट्राक्लोरोमीथेन,
मतलब चारों के चारों कार्बन के साथ चारों के चारों क्या है, क्लोरीन है, इसको लिखते हैं CCl4, ठीक है। हैज हायर विस्कोसिटी, हैज हायर विस्कोसिटी देन CHCl3, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसको हम कहते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन भी हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये क्लोरोफॉर्म है, ये हालांकि पोलर है, ये क्या है, पोलर है, और ये नॉन पोलर है, ठीक है। और नॉन पोलर में हमें पता है वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इसमें स्ट्रांग होती है, तो इसकी विस्कोसिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन है कि CCl4 की इसकी निस्बत ज्यादा है, ठीक है। बिकॉज वजह क्या है स्टूडेंट्स, ये जो CCl4 है ना, बिकॉज CCl4 इज हैवी मॉलिक्यूल, ये उससे क्या है, हैवी एंड मोर सिमेट्रिकल, मोर सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल होने की वजह से इसके अंदर जो फोर्सेस है वो ज्यादा डेवलप होती है और अच्छी डेवलप होती है, ठीक है। सिमेट्रिकल होने की वजह से ड्यू टू विच इट फॉर्म्स यूनिफॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ऑल्दो वो वीक होती है, लेकिन सिमेट्री अच्छी होने की वजह से और साइज हैवी होने की वजह से यूनिफॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बनाता है, ठीक है। हेंस इट हैज हायर विस्कोसिटी देन CHCl3, ठीक है। CHCl3 से क्या होती है, ज्यादा, बट लेस देन, यहां पे लिखा हुआ है इससे कम है एथेनॉल से, CH3CH2OH विच हैज, इसकी एथेनॉल से क्यों कम है, देखें एथेनॉल में मौजूद है OH ग्रुप, और जिस भी चीज में OH ग्रुप मौजूद हो, ठीक है, विच हैज स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ठीक है, कौन सी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, रिजल्टिंग इन हायर विस्कोसिटी, इसकी विस्कोसिटी भी क्या होगी, अपनी सीरीज में हाई होगी, ठीक है। CCl4 की CHCl3 से स्टूडेंट्स क्यों ज्यादा है, क्योंकि ये एक तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, ठीक है, ऐसे हर तरफ Cl मौजूद है, ठीक है, जो कि जबकि CHCl3 जो है ना वो ऐसे है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, इसकी सिमेट्री नहीं है, ठीक है। ये हालांकि पोलर है, ये नॉन पोलर है, लेकिन ये सिमेट्रिकल ऐसे ऐसे प्रॉपर शेप के अंदर मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, हर तरफ से। जबकि ये एक अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा, और इस अनसिमेट्रिकल तो नहीं है, लेकिन इसकी सिमेट्री इस जैसी नहीं है, और ये हैवी है, जिसका मैस, मॉलिक्यूलर मैस देखें, यहाँ हाइड्रोजन है, इसका 1 है, इसका 35.5 है, तो मॉलिक्यूलर मैस भी जब ज्यादा होता है तो हमारे पास विस्कोसिटी स्टूडेंट्स क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, व्हाई विस्कोसिटी ऑफ हनी इज मोर देन वाटर, पानी के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और हनी में भी होती है, ठीक है। लेकिन हनी में स्टूडेंट्स क्या होता है, हनी हैज ग्लूकोज, मीठा होता है ना, एंड फ्रुक्टोज, शुगर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, आप कह सकते हैं सैकराइड्स कह लें, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल्स विच हैज मल्टीपल, एक हनी के मॉलिक्यूल में मल्टीपल OH ग्रुप्स होंगे, अब जितने OH ग्रुप्स ज्यादा होंगे, रिजल्टिंग इन कंप्लेक्स नेटवर्क ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होने की वजह से कंप्लेक्स नेटवर्क ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होगा हनी में, ठीक है। हेंस दे हैज हायर विस्कोसिटी, हनी की विस्कोसिटी क्या होगी, हाई, एज कंपेयर टू वाटर विच हैज हाइड्रोजन बॉन्डिंग
बट नॉट ए कम्प्लेक्स वन। मतलब इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है लेकिन कम्प्लेक्स नहीं है उस तरह जिस तरह हमारे पास क्या है हनी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। देखिए ग्लूकोज जो ग्रुप होता है ना, ये C6H12O6 ऐसे करके ना, अब ये मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, 6 जो कार्बन होने हैं, किसी के साथ OH लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे बेशक हाइड्रोजन लगा हो, कहीं पे यहाँ पे हाइड्रोजन है, फिर यहाँ पे OH लगा हुआ है, यहाँ पे कहीं पे OH है, फिर इधर है, ठीक है, 6 C6H12O, 6 ऑक्सीजन भी पूरे करने हैं, एक कहीं पे कार्बोनाइल भी होता है। अब मुझे एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं इसका यहाँ पे याद, ठीक है, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 में भी यहाँ पे फिर CH2 और एक OH ग्रुप मौजूद हो। तो ये स्टूडेंट्स पता क्या होता है, ये OH ग्रुप, ये H ग्रुप, OH OH, इतने OH ग्रुप्स की वजह से ढेर सारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक मॉलिक्यूल बना रहा है, जबकि वाटर बेचारा, ठीक है, बेशक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है लेकिन एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, इसकी साथ एक और एक दूसरे किसी HOH के साथ, मतलब एक मॉलिक्यूल ने 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। इसलिए पानी में कम्प्लेक्स नहीं है, जबकि हनी में बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से हमारे पास विस्कोसिटी हनी की बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग, डी है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर विस्कस, ग्लिसरीन और हेक्सेन। अब ग्लिसरीन आपने देखी होगी जो सर्दियों में हम यूज भी करते हैं, ठीक है, जबकि हेक्सेन जो है ये हमारे पास पेट्रोल की तरह का होता है और पेट्रोल वगैरह कितने थिन होते हैं, ठीक है। तो ग्लिसरीन बहुत ज्यादा गाढ़ी होती है। तो फिर आप आपसे कोई पूछे कौन सा विस्कस है, तो पहले तो आप ग्लिसरीन का नाम लेंगे सीधा, फिर क्योंकि केमिस्ट्री में तो हम सिर्फ ये नहीं ना कह सकते ग्लिसरीन इज मोर विस्कस, हमें तो इसकी देनी है रीजन, ठीक है। तो ग्लिसरीन इज more viscous than alcohol, ठीक है, as the name, as the structure of glycerine shows। ये स्ट्रक्चर बनाया मैंने ग्लिसरीन का, ठीक है, वहां पे लिखा था CH2 CH CH2, उन सब के साथ एक एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है, जबकि हेक्सेन 6 कार्बन सीधी, ये 6 कार्बन और हाइड्रोजन आपने इनके साथ पूरे करने हैं, साइडों वाले के साथ हमेशा 3 3 और दरमियान में 2 2, ठीक है। तो ग्लिसरीन का स्ट्रक्चर आपको शो कर रहा है, इट कैन फॉर्म कंप्लेक्स नेटवर्क, कंप्लेक्स ना भी लिखे, नेटवर्क ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एज कंपेयर टू हेक्सेन। हेक्सेन की निस्बत इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। और हेक्सेन में क्या होता है, विच हैज वीक लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। अब ये लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस में बार बार लफ्ज यूज कर रहा हूं, आपकी बुक में इस बार इनको सिर्फ इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस कहा गया है और ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती हाइड्रोजन बॉन्डिंग की निस्बत। अब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इसमें नहीं है, ठीक है। सो ग्लिसरीन इज मोर विस्कस, ठीक है। ये आपने एंड पे इसका रिजल्ट लिख देना और वजह भी बता दी, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, ठीक है। ये आपका क्विक चेक स्टूडेंट्स कंप्लीट हुआ। अब देखिए ना, जब आपने टॉपिक को कंसेप्चुअली समझ लिया कि हमारे पास सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी में कौन से फैक्टर डोमिनेट करें, टेम्परेचर और हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो आपके पास इसमें से जो क्वेश्चन आ सकता है दोनों के लिहाज से वो यही आ सकता है, इनको सरफेस टेंशन के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें या इनको विस्कोसिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें, तो आपने उनके अंदर मौजूद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बेस पे उनको क्या करना है, अरेंज करना है, ठीक है। होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ आए होंगे। तो चैनल आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को अपने क्लास वालों के साथ जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।